गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। इस चैनल में आप लगातार प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। आप मेरे चैनल में जाइए, आपको ढेर सारे प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका और उसके जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलेगी। तो बने रहिए इस चैनल में, देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़िए। थैंक यू। आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 7 दिया जा रहा है। ध्यान से पढ़िए। Consider the following statements. Periodic warming and cooling of surface water in the equatorial Pacific Ocean is described as El Nino Southern Oscillation INSO। गर्म ठंडा होना, खास करके इक्वेटोरियल जो पैसिफिक ओशियन है उसको जनरली हम लोग इंसो से बोलते हैं, ठंडा गर्म होना रह के। एल नीनो रेफर्स to the INSO phase in which sea surface temperatures are cooler than normal. Okay, La Nina refers the INSO phase to the ENSO phase. ये ENSO phase का हुआ चरण है in which sea surface temperature are warmer than normal. Okay, I think that's a very easy question. If you know about something El Nino, La Nina and their mixture, that you can solve the first problem. और उसका जो लोकेशन कहाँ होता है, तो केवल एक सही है। लेट्स सी समथिंग अबाउट इट। एल नीनो, ला नीना, एवरीथिंग आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। देखिए, वार्मिंग, ये पीरियडिक वार्मिंग, कूलिंग ऑफ सरफेस वाटर इन वेयर इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन में। अगर ये पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, त्रिभुजाकार है, इसको बांट देते हैं, ठीक है, इस वाला इक्वेटोरियल, तो ये इक्वेटोरियल बेल्ट है, ठीक है। इसी हिस्सा का पानी जो है क्या होता है, ठंडा गर्म होते रहता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन या फिर इंसो। is known to trigger widespread changes in the atmospheric condition and major influence global weather pattern including Indian monsoon। इसलिए आपको एल नीनो और ला नीना समझना चाहिए क्योंकि ये मानसून को प्रभावित करता है। देखिए, ला नीना रेफर्स टू द एंसो फेज। ये एंसो फेज का वह चरण है जिसमें सी सरफेस टेम्परेचर जो है कूलर हो जाता है, कूलर देन नॉर्मल। और जो वार्मर फेज होता है उसको एल नीनो बोलते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द ओशियन एंड विंड सिस्टम, ओशियन एंड विंड सिस्टम, एल नीनो and La Nina have almost opposite impact on weather. Got it? Question number 8. Consider the following statements. There is a direct correlation between El Nino Southern Oscillation INSO condition and the amount of monsoon rainfall in India. डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, रिलेशन तो है, लेकिन डायरेक्ट है कि नहीं ये आपको सोचना है। इस तरह का प्रश्न। While La Nina is associated with good rainfall during the monsoon season in India, El Nino is known as suppressor to monsoon rainfall. Which are the correct? Absolutely, absolutely and absolutely both नहीं, बल्कि टू कनेक्शन है, क्योंकि डायरेक्ट तो है नहीं कनेक्शन। देखिए, ला नीना जैसा कि अभी बताया गया था आपको, इट्स अ गुड फॉर आवर मानसून सीजन, दैट मीन रेनफॉल बेहतर होता है। The opposite to El Nino, which is suppress the monsoon rainfall, thus a continued spell of La Nina। अगर लगातार ला नीना आया तो समझ लीजिए
अच्छा रेनफॉल होगा एक्सेप्शंस की तुलना में, नॉर्मल रेनफॉल होगा ड्यूरिंग द मानसून। ओके, लेकिन 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 even the powerful INSO condition is the only one of the several factors. It is only one of the seven factors. One of the several factors. मानसून जो रेनफॉल होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंसो से प्रभावित नहीं होता है, ये तो केवल एक फैक्टर है यार। There is no one correlation between INSO and condition on amount of the rainfall. ऐसा नहीं कि केवल वन कंडीशन है, वन कोरिलेशन between INSO and amount of rainfall. No, also the influence of INSO at a macro level, ये macro level पे होता है। There are wide variations in rainfall at local level which are getting exacerbated by the climate change. क्लाइमेट चेंज का रोल कौन भूलेगा, कोई नहीं भूलना चाहिए। इंडिया presently has which of the following research station at अंटार्कटिका? अभी प्रेजेंट में कौन कौन सा रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका पे है? एक मैत्री, दूसरा हिमाद्री, तीसरा भारती। लेकिन काम तो कर रहा है, आपको पता होना चाहिए, एक और तीन। हिमाद्री तो नहीं काम कर रहा है। देखिए वर्तमान में अगर देखा जाए तो 2 रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका में, ध्यान रहे अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में। उसका नाम है मैत्री और दूसरा है भारती। मैत्री और भारती कहाँ पर है? तो अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका दक्षिण में पड़ता है, ठीक है, तो दक्षिण में मैत्री है और भारती है। जबकि हिमाद्री जो है ना वो इंडिया का पहला परमानेंट आर्कटिक रिसर्च सेंटर था। आर्कटिक रिसर्च सेंटर था, वो था हिमाद्री, ठीक है, जो कि नॉर्वे में पड़ता है। इट इज लोकेटेड एट द इंटरनेशनल आर्कटिक रिसर्च बेस। उतना कुछ नहीं, हिमाद्री का लोकेशन आर्कटिक में है, मैत्री और भारती का लोकेशन अंटार्कटिका में है। अगला है डो डबोराक टेक्निक। डबोराक टेक्निक चर्चा में रहता है, क्या है ये? ये है ट्रॉपिकल स्टॉर्म फोरकास्टिंग। ट्रॉपिकल स्टॉर्म फोरकास्टिंग क्या है ना, अमेरिका का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जिसका नाम है बैरोन डवार्क, उनकी मृत्यु हो गई 100 साल की उम्र में। इन द एरिया ऑफ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, एआई, ये सब जो की टेक्निक है उन्हीं के आफ्टर उनके नाम पर continuously be widely relied upon the forecaster till date. Dwark was an American meteorologist developing the Dvorak, read as Dorak टेक्निक 1970 में दिया गया था, जिसको बहुत बार मतलब अपग्रेडेड किया गया। अपडेटेड टेक्निक जो है ना वो एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म फोरकास्टिंग करने के लिए बहुत ही मददगार है। Dvorak technique was cloud pattern recognition technique based on the concept of model of development and decay the tropical cyclone. नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम से। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 PMLA। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 PMLA, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इज इन लाइन विद द इंडियाज ग्लोबल कमिटमेंट टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, खास करके
crime involving drugs and narcotics. The act impose obligation on banking companies, financial institutions to verify the identity of clients, maintain records, furnish information in prescribed form from Financial Intelligence Unit India FIU India. One of its objectives is to confiscate and seize the property obtained by laundered money या from laundered money. सब के सब स्टेटमेंट सही हैं. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इनेक्टेड किया गया था 2002 में. इंडिया का उद्देश्य स्पष्ट कर दिया गया था कि वो किस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग को कटल कर देगा, खास करके ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम जो कि ड्रग्स और नारकोटिक्स से जुड़ा हुआ है. पीएमएलए का उद्देश्य एक तो मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर करना है, रोकना है भारत में, और इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं. टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग, to confiscate and seize the property obtained from laundered money, to deal with any other issue connected with money laundering in India. The Act rules notified that there under impose obligation on banking companies. ऑब्लिगेशन है, बैंकिंग कंपनीज को ऑब्लिगेशन कर दिया गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बता दिया गया है, और इंटरमीडियरीज टू वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट्स, maintain records, furnish informations in prescribed form of Financial Intelligence Unit. Consider the following statement regarding the PM Sri School. PM Sri School, PM School for Rising India के बारे में पूछा जा रहा है. PM Sri School scheme selected schools across India's states and union territory will be redeveloped to reflect the key features of the National Education Policy 2020. PM Sri School will be an upgraded Kendra Vidyalaya and Jawahar Navodaya Vidyalayas, or even a school that is run by a state government or municipal corporation. States and UT interested in getting included under the PMC will have to first agree to implement the National Education Policy 2020 in its entirety. Which are the correct? Everything. PM Sri School, यानी PM School for Rising India. Under this scheme, 14,500 schools across India's states and UT will be redeveloped ताकि जो की फीचर्स है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का उसको उसमें शो किया जा सके. PM Sri School will upgrade of existing school जो कि रन किया जा रहा है सेंटर के द्वारा, स्टेट के द्वारा, यूटी के द्वारा, लोकल बॉडीज के द्वारा. दिस essentially means PM Sri School can be upgraded KB, JNB, even a school that is run by a state government, municipal corporation. PM Sri School scheme will be application based, which means states will have to identify schools for upgradation under the scheme.
according to the selection methodology decided by the central government, state and UT interested in getting included under the scheme will have to first agree to the implement in the new education policy in its entirety. How PM Sri school will be different from existing government run schools remain to be seen. However, as per the plan, the upgraded schools are expected to be superior in the terms of infrastructure. They will be equipped with labs, smart classroom, libraries, sport equipments, art room, etc. and shall be also developed as green school with water conservation, water recycling, energy efficient infrastructure, integration of organic lifestyle in curriculum. These schools will be offer a mentorship to the other school in their vicinity. Consider the following statement regarding the Kendra Vidyalaya and Johar Navodaya Vidyalaya. Kendra Vidyalayas and Johar Navodaya Vidyalayas come entirely under the Center's Ministry of Education. They are fully funded by the Union government under the Central Sector Scheme. While Kendra Vidyalayas were set up to nurture talented school in rural part of the country, the Jawahar Navodaya Vidyalayas mainly cater to children of the central government employment posted in states and UTs, which are the correct. एक दो सही है. केंद्र विद्यालय and Jawahar Navodaya Vidyalaya comes entirely under the Central Ministry of Education. ये जो केबी है और जो जेएनबीज है वो पूरी तरह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत है. सेंटर के ध्यान रहे सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और दे आर फुल्ली फंडेड बाय यूनियन गवर्नमेंट इस सेंटर सेक्टर स्कीम के तहत है. केंद्र विद्यालय और नवोदय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय सब के सब सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत फंडेड है. केबी largely cater to the children of central government employees posted in states and UTs, and JNBs were set up to the nurture talented students in rural parts of the country. Match the following government scheme with their objectives. एक तरफ ऑब्जेक्टिव्स एक तरफ गवर्नमेंट स्कीम. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान. तो इसके बारे में आप डिटेल समझ लीजिए. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY. RKVY, a program to ensuring holistic development किसका of agriculture and allied sector. This program provides a lot of flexibility to the states to devise and implement their one agricultural development programs. प्रधानमंत्री किसाई सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है इम्प्रूव करेगा फार्म प्रोडक्टिविटी को. परंपरागत कृषि विकास योजना एक प्रोग्राम है जो इंक्रीज करेगा सॉइल फर्टिलिटी को एंड ऑल्सो द प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी एंड फूड थ्रू द ऑर्गेनिक प्रैक्टिस एंड अदर थिंग्स. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान.
जिसको पीएम आशा कहते हैं, एक फ्लेक्सी स्कीम है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 50% तक ले जा सकता है, अबव द 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। इसको प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान कहते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। The act declares that the religious character of place of worship shall continue to be the same as it existed on January 1950, the day the Constitution came into effect. The act bars the conversion of place of worship of the one religious denomination into a place of worship of a different religious denomination। तो पहला वाला इनकरेक्ट है। चर्चा में है जैसे कि आपको राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर अभी और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं जिसको कहीं ना कहीं छोड़ने की कोशिश की गई है। द लॉन्ग टाइटल डिस्क्राइब इट इज एन एक्ट टू प्रोहिबिट conversion of any places of worship and to provide for the maintenance of the religious character of any places of worship as it existed, ठीक है, as it existed on the 15th August 1947। जैसा 1947 में था वैसा ही रहेगा भैया। फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और आइडेंटिकल थेरेथो। तो इस एक्ट के सदस्य जो है ना ये बार करता है, ठीक है, बार द कन्वर्सन इन फुल और पार्ट ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन इनटू अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ अ डिफरेंट रिलीजियस डिनोमिनेशन और इवन अ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन। इसके मदद से आप समझ लीजिए कि रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप shall continue to be the same as it existed on 15th August 1947. Subclause 4 sub 2 units any suit or legal proceeding with respect to the conversion of the religious character of any place of worship existing on August 15, 1947, pending before any court, shall abate and no fresh suit or legal proceeding shall be instituted. The act shall not apply to the Ram Janmabhoomi Babri Masjid case and to any suit, appeal or proceeding related to it. Next question. Consider the following statements. Nikshay Mitra is a government project that enables people to adopt tuberculosis patients and take care of their nutritional and medical requirements. Under Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan, India aims eliminating TB by 2025. National TB Elimination Program NTEP covers TB patients from both public and private sector. All are absolutely correct. Let's see something about Health Minister unique adopt a TB patient निक्षय मित्रा। निक्षय मित्रा जब भी आए तो टीबी से जुड़ा समझ लीजिएगा। एक इनिशिएटिव है, प्रोबेबली ओनली वन ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, दुनिया में मात्र एक ही ऐसा है। द प्रोग्राम was brought into to fill the critical community elements into the India's first fight towards the Pradhan Mantri TB मुक्त भारत अभियान, जिसका उद्देश्य है 2025 तक टीबी को समाप्त कर देना है।
निक्षय मित्रा या डोनर for this program includes cooperative society, corporates, elected representatives, individuals, institutions, non-governmental organizations, political parties, partners who can support by adopting health facilities for individual donor, block, urban wards, districts, states for accelerating the response to against the TB to complement the government efforts as per the district specific requirement in coordination with the district administration. Free diagnostic, free drugs, and Nikshay Poshan Yojana provided National TB Elimination Program to the all TB patients notified from both the public and private sector also. Consider the following statements regarding National Health Account. National Health Accounts estimates describe India's total expenditure on healthcare by the government, the private sector, the individuals, the NGOs. It provides information on the sources of healthcare spending, who manages this spending, and who provides the healthcare services. As per the latest NHA estimates, the government spending on healthcare as percentage of a GDP has increased on year from 14 to 15. Which are the correct? चलिए सिर्फ और सिर्फ एक और दो सही है, घट रहा है तो बड़ा कहाँ से रहा. National Health Accounts estimates describe the country's total expenditure on healthcare, चाहे वो सरकार का हो, प्राइवेट सेक्टर का हो, इंडिविजुअल का हो, एनजीओ का हो. The flow of the funds. It answer questions such as what are the sources of the healthcare spending, who manages the spendings, who provide the healthcare services, and which services are utilized. Okay. One of the most important finding of 1819 report is that government spending as proportion of the country's GDP went down. इससे दुखद स्थिति और क्या हो सकती है कि गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है जीडीपी के अनुपात में लगातार जो है घटता जा रहा है. 1.28% से घटकर घट गया है. कहाँ से? 1.35 से. प्रीवियस ईयर्स में 2017-18 में 1.3 था और सोच लीजिए 18-19 में हम लोग का 1.2 है. द टोटल हेल्थ स्पेंडिंग which include spending by both the government and the non-government is declined from 3.9 to 3.2 last 5 years. 3.9 से 3.2 हो गया रे. जीडीपी का 3.2% हम लोग पूरा मिला जुला के खर्चा करते हैं स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. स्वास्थ्य में खर्चा कितना खराब है. देख लीजिए डेटा दिखा रहा है एक तरह से 3.9 से घट के 3.2 में आ गए हम लोग. देखिए टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर परसेंटेज जीडीपी के अनुपात में 3.2 हो गया. कहाँ 3.9 हुआ करता था. और अगर भारत सरकार का खर्चा देखा जाए गवर्नमेंट का तो 1.3 से घट के 1.2 आ गया है. और अगर पॉकेट पे बर्डन बोले, हम लोगों के पॉकेट पे बर्डन देखो कितना बढ़ गया होगा.
तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर 62.6 से घट के 48.2 आ गया है। गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज द टोटल परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है एज ए परसेंटेज के रूप में ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर का, हेल्थ एक्सपेंडिचर में देखो 29 से बड़ा है हालांकि 40.6, लेकिन यहाँ देखो सोशल सिक्योरिटी, क्या क्या सोशल सिक्योरिटी मिलता है, जैसे कि इंश्योरेंस स्कीम, जैसे कि प्रधानमंत्री जन औषधि, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, स्टेट स्कीम 5.6 से बड़ा है 9.6। और एक बात अगर ध्यान दिया जाए कि पब्लिक लोग कितना खर्चा कर रहा हो गया, लेकिन प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में या इंश्योरेंस में देख लीजिए, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर वो 3.7 से बढ़ के 6.6 हो गया है। करेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर का 19.6। तो लिखा है लोअर परसेंटेज इंडिकेट मोर स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर equipments etc that will last for 5 years. National Health Account Estimate. Consider the following statement regarding the national list of essential medicines. The list includes medicines that are needed to address the priority health care needs of the majority of the population. It is framed on the principles of the World Health Organization Essential Medicine List. The list is modified every year, keeping in mind changing profile of the disease of the country. हर साल बदल दिया जाता है क्या इसको? थिंक अबाउट इट। और ये WHO के फ्रेमवर्क से जुड़ा हुआ है, ऐसा है क्या? आई थिंक इस B1 and 2 हर साल क्यों बदलेंगे? इतना ताना, इतना बड़ा देश में हर साल अगर पॉलिसी बदल जाएंगे, लिस्ट ही बदल देंगे तो कितना कन्फ्यूजन हो जाएगा। सबसे पहले ये समझिए कि नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन होता क्या है। देखिए नेशनल लिस्ट होना चाहिए कि इसेंशियल मेडिसिन क्या क्या है, उसके बारे में तो होना चाहिए ना। Expert in consultation with stockholders. A list includes medicine that are needed to address priority healthcare needs of the majority of the population. The drugs included are those that are the best for the treatment of a particular condition and are cost effective at the same time. This is the reason the list almost see this inclusion of generic अनब्रांडेड मेडिसिन लाइक पैरासीटामोल इंस्टेड ऑफ कोरोल, ठीक है, कोरसिन की जगह पैरासीटामोल ही दिया जाता है। द लिस्ट यूजुअली इंक्लूड्स दोज मेडिसिन दैट आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम सच एज बेडाक्वालाइन included in 2022 the country's TB elimination program framed on principle of WHO essential medicine list। ये भारत ने WHO के सिद्धांत को ही अपना लिया है। और ध्यान रहे इंडियाज फर्स्ट लिस्ट वाज डेवलप्ड 1996, पहला बार 1996 में इस लिस्ट को तैयार किया गया था। तब से लेकर केवल 4 ही बार इसको मॉडिफाई किया गया है, 3 में, 11 में, 15 में और 22 में, इसलिए चर्चा में है ये। The revision are done on keeping in mind the changing profile of disease in the country, newer drugs becoming available in market, drugs becoming obsolete or being banned or for certain risk, or newer treatment protocols. Consider the following statements. The government has the power to control the prices of the certain medicine, those needed in public interest, through the drug price control order. Once a drug is included in the national list of essential medicine, its prices are controlled by the central government and cannot be changed by the companies themselves.
The patent drugs are not included in the national list of essential medicine. Who said it? It's absolutely wrong. Government has the power to control the price of certain medicine. होना भी चाहिए, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी ड्रग्स है और उसके लिए ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है. नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन forms the primary basis for considering drugs are essential and controlling its price. इसके अलावा the price of the drugs other than those included in the national list of essential medicine may be controlled through the DPCO, Drug Price Control Order. Once a drug is included into national list of essential medicine, its price controlled by the central government. अब इसका प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा. एक बार अगर एनी एलिमेंट डाल दिया, इट कैन नॉट बी चेंज बाय द कंपनीज. कंपनीज के हाथ में कुछ नहीं रह जाता है. अब जो 2022 में जो न्यू लिस्ट आया है, ध्यान रहे, उसमें 34 नए मेडिसिन को जोड़ दिया गया है, जो पहले 2015 में नहीं हुआ करता था. द लिस्ट हैज ऑल्सो इंक्लूडेड at least 4 drugs that are still under patent. और ऐसे भी ड्रग्स इसमें शामिल हैं जो पैटेंट के अभी दायरे में ही है, उसको भी शामिल कर लिया गया. तो इस बात को ध्यान रखिएगा. ऐसा नहीं है कि जो दवा पैटेंट है तो इस पैटेंट का नाम पे पैसा कमाए और मानवता को कुचल दे. ऐसा तो नहीं हो सकता ना. तो उसके लिए है ना सरकार. इसलिए तो राज्य की भूमिका होती है यार. इसलिए तो इसको कहते हैं कल्याणकारी राज. अब बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग निमोनिया. इट इज वन ऑफ द कॉज ऑफ डेथ्स इन द चिल्ड्रेन अंडर 5 years ऑफ एज. मतलब 5 साल से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं, उसमें से जो सबसे ज़्यादा मौत होता है उनमें से एक कारण निमोनिया है. और इसका कारण वायरस, बैक्टीरिया और फंगी से भी हो सकता है निमोनिया. There is no vaccination for pneumonia, though the treatment can relieve symptoms. Which of the correct? निमोनिया कोई वैक्सीन नहीं है. सही बात है. 5 साल वाला. दूसरा बात आपको पता होना चाहिए, 1 और 2 सही है, लेकिन अभी इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइज pneumonia is the single largest cause of death in children worldwide. Every year, हर साल 140 लाख बच्चे, यानी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास मान लीजिए, जिसकी उम्र 5 साल से भी कम है, उनका मौत हो जाता है इसके कारण. डिस्पाइट निमोनिया बीइंग ए प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल. सोचिए, इतनी बुरी स्थिति है, जिस चीज़ का रोग संभव है, जिस चीज़ को रोका जा सकता है, ट्रीटेबल किया जा सकता है, उसमें 1.5 करोड़ बच्चे हर साल जान गंवा देते हैं. पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में. फैलता कैसे है यार? ये इन्फेक्टिशियस डिजीज है, संक्रमण बीमारी. इन्फेक्टिशियस डिजीज में भी इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, किसी से भी हो सकता है. स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी is the most common cause of bacterial pneumonia in children. Haemophilus influenza type B, ही बोलते हैं, second most cause of bacterial pneumonia. Respiratory syncytial virus is the most common viral cause of pneumonia. Air sacs infected individuals lungs LOV become the phlegm dispute something. देखिए, चिल्ड्रेंस एंड एल्डरली एबव एज ऑफ 65, ध्यान रहे 65 से ज़्यादा, और बच्चे वल्नरेबल होते हैं. कैसे रोक सकते हैं इसको?
एक तो सबसे पहला हाइजीन, स्वच्छता, दूसरा वैक्सीन अगेंस्ट द निमोनिया, वैक्सीनेशन तो है ये अवेलेबल निमोनिया के लिए, जिसके कारण कुछ बैक्टीरिया पैदा होता है, तो बैक्टीरिया जनित। विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्नोलॉजी इज आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्री 4.0 से सवाल है। एडवेंट ऑफ मैकेनाइजेशन, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, साइबर फिजिकल सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एवरीथिंग, या 2 3 4, it's 2 3 4, why not one? Advent of mechanization, it's not advent of, पहले हो चुका वो तो। फर्स्ट इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन हुआ था, पहली औद्योगिक क्रांति जिसको बोलते हैं, वो आया था मैकेनाइजेशन के साथ, ठीक है। स्टीम पावर, वाटर पावर, ये सब मैकेनाइजेशन था, ठीक है। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ आया था, ना कि फोर्थ। सेकेंड इंडस्ट्री का बात करें, अगर दूसरी औद्योगिक क्रांति की बात करें, उसमें मास प्रोडक्शन शामिल था, असेंबली लाइन शामिल था। मास प्रोडक्शन, असेंबली लाइन किसके मदद से? इलेक्ट्रिसिटी के मदद से। तीसरा रेवोल्यूशन जो था, इलेक्ट्रॉनिक के तो था ही, लेकिन आईटी सिस्टम इसमें घुस चुका था, ऑटोमेशन घुस चुका था। आईटी, ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। और फाइनली आता है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विथ साइबर फिजिकल सिस्टम, इंडस्ट्री 4.0 describe the growing trends towards the automation, data exchange in technology and process within the manufacturing industry, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर फिजिकल सिस्टम, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट फैक्ट्रीज, क्लाउड कंप्यूटिंग, additive manufacturing, big data, robotics, cognitive computing, artificial intelligence, and so on. Consider the following statement regarding dark sky reserve. Dark sky reserve has distinguished nocturnal environment that has been developed responsibly to the prevent light pollution. India will establish its first dark sky reservoirs in the cold desert region of Ladakh. The International Dark Sky Association is recognized authority on light pollution and is a leading organization combating light pollution worldwide. United States has the maximum number of dark sky reserves in the world. Dark sky reserves. Absolutely A is the right answer. By the end of 2022, 2022 के अंत होते होते, इंडिया विल इस्टेब्लिश कंट्री का पहला फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व, वो भी कोल्ड डेजर्ट में बनेगा, लद्दाख में। डार्क स्काई रिजर्व समझ लीजिए। लद्दाख यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इज द लीडिंग एफर्ट फॉर एस्टेब्लिशिंग द कंट्रीज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व। Dark Sky Reserve is a public-private land with a distinguished nocturnal environment and starry nights that has been developed responsibly to prevent light pollution. और ये डार्क
ये जो डार्क स्काई रिजर्व है ना, वो मेनली ये जुड़ा हुआ है लाइट पोल्यूशन से। इंडिविजुअल्स और ग्रुप कैन नॉमिनेट द साइट फॉर certification of International Dark Association. There are 5 designated categories, namely International Dark Sky, Park, Community, Reserve, Sanctuary, Urban Night Sky Places. Certification process is similar to that of the site being awarded the UNESCO World Heritage Site tag or getting recognized as a biosphere reserve. Between 2001 से लेके जनवरी 2022 के बीच 195 साइट्स को रिकॉग्नाइज किया जा चुका है दुनिया भर में इंटरनेशनल डार्क स्काई के रूप में। इंटरनेशनल डार्क स्काई कंसिडर्ड एज ए पीस ऑफ लैंड suitable for dark sky places only if it is either publicly or privately owned, is accessible to the public particularly or entirely during the year. The land is legally protected by the scientific, natural, educational, cultural heritage or public enjoyment purpose. The core area of the land provides an exceptional dark sky resources relative to the communicatives and cities around the land around the it and lands offer prescribed night sky brightness either for reserve or park sanctuary. तो फ्रांस में भी है, यूके में भी है, वेल्स में है, ऑस्ट्रेलिया में है रिवर मारे, न्यूजीलैंड में है, जर्मनी में भी है, यूएस में है, मैक्सिको में है, सेंट्रल इडाहो, कनाडा में है, मॉन्ट में जेनेटिक, आयरलैंड में कैरी, नामीबिया में भी है, नामीबी रेंड नेचर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्सर क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, जो कि यूपीएससी 2 बार पूछी है इससे प्रश्न। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स विच ऑफ द फ्लोइंग बेनिफिट्स? correcting genetic information to cure disease, prevent physical deformities, produce cosmetic enhancement। सब के सब पिछले 10 सालों में देखिएगा ना आप, इन द 10 years since it was developed, 10 साल हो गया, जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी, जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, genome editing technology called CRISPR technology been delivered on near unlimited potential. Scientists say that it has to improve the quality of human life. इसने मनुष्य की जीवन की ही बदल कर रख दिया है। The technology enables a simple but remarkably efficient way to edit the genetic codes of living organism, thus opening the possibility of correcting genetic information to cure disease, prevent physical deformities, or to even produce cosmetic enhancement. Consider the following statement regarding the CRISPR technology. CRISPR technology does not involve the introduction of new gene from outside. The technology replicates a natural defense mechanism in some bacteria that uses a similar method to protect itself from virus attacks. A special protein called CS9 is used to break the DNA strand at a specific points and remove the bad sequence. Of course 2 and 3 is right and 1 भी सही है, हालांकि करेक्ट पूछा था। क्रिस्पर, देखिए क्रिस्पर जैसा कि आपने सुना कि शॉर्ट है, इसका फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड
regularly intercept interspaced short palindromic repeats, palindromic repeats, which is a reference to the clustered and repeated sequences of DNA found in bacteria whose natural mechanism to fight some viral diseases is replicated in the gene editing tool. In simple and still far more accurate. It's simple and still far more accurate. And it does not involve, ध्यान दीजिए, it does not involve the introduction of any new gene. कोई नया जीन इसमें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है from the outside. A bad stretch in DNA sequence which is a cause of disease or disorder is located. पहले देखेगा कहाँ है, फिर काटेगा, हटाएगा और रिप्लेस करेगा एक करेक्ट सीक्वेंस से. And tools used to achieve this are not mechanical. These are not mechanical, but it's a biochemical. Specific protein and RNA molecule होता है वो. टेक्नोलॉजी रिप्लिकेट्स ए नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म. सोच लीजिए इस टेक्निक की मदद से एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म ही बना दिया जाता है. इन सम बैक्टीरिया दैट यूजेज ए सिमिलर मेथड टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम वायरस अटैक्स. द फर्स्ट टास्क इज, पहला काम तो होता है कि पहचान करना उस क्षेत्र को, उस सीक्वेंस को जिसके कारण कुछ ट्रबल पैदा हो रहा है. दूसरा काम है, एक बार अगर पहचान हो गई, देन द आरएनए मोलिक्यूल इज प्रोग्राम टू लोकेट दिस सीक्वेंस. आरएनए को भेजा जाता है, जाओ लोकेट करके आओ, तो कहाँ से है, खोज के आओ उसको. आरएनए गया खोजने, उस लोकेशन को मिल गया ऑन ए डीएनए स्ट्रैंड, जस्ट लाइक फाइंड एंड सर्च फंक्शन ऑन ए कंप्यूटर. आफ्टर ए स्पेशल प्रोटीन कोल्ड CS9, और इसके बाद एक CS9 का भूमिका आता है, विच इज ऑफन डिस्क्राइब जेनेटिक सीजर्स, एक कैंची की तरह है बेटा, is used to break the DNA strand at a specific point and remove the bad sequence. और वो सपोज ऐसे जा रहा, सही है सही है, देखिए एक चित्र के बदल ये सीक्वेंस है बाय द वे, ठीक है, और यहाँ डिफॉर्म आ गया और इसे फिर से स्टार्ट हुआ, तो ये डिफॉर्म को लोकेट कर लेगा. उसके बाद जाएगा आरएनए, पहचान लिया, लोकेट कर लिया, अब यहाँ पर CS9 की भूमिका, इसको काटेगा, नया जोड़ेगा बायोकेमिकल वाला, बस खत्म, काम खत्म, खलास. A DNA strand when broken has natural tendency to reattach, heal itself. घाव जैसे भरता है ना, उसी तरह भर देगा ये. But if the auto repair mechanism is allowed to continue, the bad sequences can regrow. लेकिन इससे दिक्कत क्या है कि bad sequence तो फिर से regrow हो जाएगा. So scientists intervene during the auto repair process by supplying the correct sequences of genetic order. The correct sequencing of genetic order which attest to the broken DNA strand. Earth observation satellites have application in which of the following areas? Disaster management, mineral prospecting, ocean resources management, urban planning. अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सब कर लेगा. The data from these Earth observation satellites are used for several applications covering agriculture, water resources, urban planning, rural development, mineral prospecting, environment, forestry, ocean resources, disaster management. Consider the following statement regarding the scramjet engine. It works based on technology of air breathing propulsion system. Scramjet engine designed by ISRO uses hydrogen as a fuel
and oxygen from the atmospheric air as oxidizer. Of course, दोनों के दोनों सही है। देखिए, पहला एक्सपेरिमेंटल मिशन इसरो के द्वारा किया गया है स्क्रैम जेट इंजन। अब उसको एक तरह से टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ एयर ब्रीदिंग प्रोपल्सन सिस्टम वाज सक्सेसफुली कंडक्टेड। 2016 में ही सक्सेसफुली कंडक्ट कर दिया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। स्क्रैम जेट इंजन की खूबी क्या है? इसको इसरो ने डिजाइन किया, ठीक है। ये यूज करेगा हाइड्रोजन एज ए फ्यूल के रूप में। हाइड्रोजन फ्यूल है और ऑक्सीजन जो है वो उसको मिल जाएगा हवा से, ऑक्सीडाइजर हो गया। तो ये हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल है, ऑक्सीजन उसको मिल जाएगा हवा से, दोनों मिलके बना देगा वाटर और भारी मात्रा में एनर्जी। इस एनर्जी से रॉकेट पंप होगा, चला जाएगा। Consider the following statement regarding rabies. Rabies is a zoonotic viral disease. With the exception of Antarctica, rabies is endemic on all continents. At present, there is no vaccine for rabies. Oh ho, it's wrong, it's wrong. एक और दो सही है। रेबीज एक जूनोटिक बीमारी है क्योंकि ये ट्रांसमिटेड होता है जानवरों से ह्यूमंस में। रेबीज का कारण वायरस होता है, उसका नाम है लैसावा वायरस, लैसावा वायरस। विदिन द फैमिली ऑफ रब्डियोवायरिडी, डोमेस्टिक डॉग्स आर द मोस्ट कॉमन। सबसे ज़्यादा कुत्तों से होता है, पालतू कुत्तों से, जो कि लगभग 99% ह्यूमन को इसी कारण मर जाता है लोग। डॉग मेडिटेड रेबीज with more than 99% of human deaths caused by dog medicated rabies. Rabies is a 100% vaccinated preventable disease. ये वैक्सीनेट प्रिवेंटेबल डिजीज है भैया, उसके बावजूद भी हम लोग के देश में संकट है। Countries embarking on rabies elimination program have successfully experienced marked reduction, often processing elimination of rabies. Elimination program often revolve around the mass dog vaccination campaign. एक तो कुत्तों को वैक्सीन लगाना होगा और all 70% of the dog population should be covered in order to break the cycle of transmission in dog to the humans. 70% कुत्तों को जब तक वैक्सीन नहीं लगेगा तब तक मुश्किल है। ध्यान रहे, एक्सेप्शन ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को छोड़कर रेबीज जो है ना वो पूरे विश्व में मिलता है, हर कंटिनेंट में। लेकिन 1 of the 10 of 1000 डेथ, 1000 में से 10 मृत्यु रेबीज के कारण होता है। 95% केसेस आर रिपोर्टेड इन एशिया एंड अफ्रीका। 95% केस सोच लो एशिया और अफ्रीका में। Consider the following statement regarding the retroviruses. Retroviruses is a type of virus that uses RNA as its genetic material. HIV, the viruses that causes AIDS, as a retrovirus. Antiretroviral drugs are medication for the treatment of infection by a retrovirus. Which of the statement is correct? सब के सब सही है। रेट्रोवायरस एक वायरस का प्रकार है दैट यूजेज आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, और इसमें बीमारी जो है ना आरएनए से फैलता है। आफ्टर इन्फेक्टिंग ए सेल, रेट्रोवायरस यूजेज एन एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टू कन्वर्ट्स इट आरएनए इनटू डीएनए। आरएनए जो है ना डीएनए में कन्वर्ट होने लगता है।
रिप्लिकेट के कारण, ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं इसको। रेट्रोवायरस देन इंटीग्रेट its viral DNA into a DNA of the host cell, which allows the retrovirus to replicate. HIV, the virus that causes AIDS, is a retrovirus. Antiretroviral drugs are medication for the treatment of infection of retrovirus, primarily HIV. Different classes of antiretroviral drugs act at, at a different stages of the HIV life cycle. Nanotechnology based on tools to enhance agriculture productivity include nanopesticides, nanofertilizer, nanobiostimulant, along with soil enhancer, nanobiotechnology. Everything is right. Nanobiotechnology for agriculture. Let's see something about it. Nanotechnology has huge potential in agriculture practices. Major areas are identified in agriculture sector includes food preservation, toxicity, nanopesticides and nanofertilizers, nanobiostimulant, along with the soil enhancers through nano-enabled technology, abiotic stress management. Department of Biotechnology is also engaged in providing continuous support for development of the nanotechnology based solution for crop improvements, energy in agriculture, diagnostics and sensing. Consider the following statements regarding remote sensing. It is a science of obtaining information about objects or areas from a distance, typically from aircraft or satellite. It collects data by detecting the reflected energy from the Earth. Hyperspectral imaging, sonar, and seismograms are common application of remote sensing. Of थे या सब कुछ सही है. Remote sensing. It is a science of obtaining information about objects of areas from a distance, typically from aircraft or satellite. It collects data by detecting reflected energy from the earth. जो धरती से जो रे वापस आ रहा है उसको डिटेक्ट कर लेगा. Hyperspectral imaging, sonar, seismograms are the common application of the remote sensing. Which of the following are the application of remote sensing? Monitoring of ocean circulation, measuring the temperature and wave height of the ocean, wetlands, map wetlands, chart wildlife habitats, सबके सब. Remote sensing has a wide range of applications such as monitoring of ocean circulation, current systems, measuring the temperature, the wave height of ocean, tracks hurricanes, earthquakes, erosion, flooding, monitor land use, map wetlands, chart wildlife habitats. Consider the following statement regarding black fungus, sometimes seen in news. Black fungus is a rare and fatal fungal infection caused by a group of molds called mucormycotes. It is a zoonotic in nature. It is often affects the sinus, lungs, skin, brain. Everything is you know about that. C is the right answer. 1 and 3. Black fungus, also called mucormycosis, is a rare and fatal fungal infection caused by a group of molds called mucormycosis. It is often affects the sinus, skin, lung, brain. These molds live throughout the environment and are transmitted through the inhalation, ingestion of spores from the environment.
It does not spread between the people or between the people and animals, so it is not genetic. It's not genetic. Consider the following statement regarding carbon nanotube. Carbon nanotubes CNT are cylindrical molecules consisting of rolled up sheets of single layer carbon atoms, namely graphene. Carbon nanotubes are used in applications that require high strength electrical conductivity and thermal conductivity as compared to the other conventional material. Of course, that's a very important part. Incorrect पूछा है. There is nothing incorrect. Carbon nanotubes are cylindrical molecules consisting of rolled up sheets of single layer carbon atoms, namely graphene. Carbon nanotubes are used in applications that require high strength, electrical conductivity, durability, lightweight properties, thermal conductivities as compared to the other conventional materials. Rapid demand for CNT in integrated circuit, lithium batteries, fuel cells, drug deliveries, solar PV cells, hydrogen storage, field emissions display is contributing to the market growth. Which of the following country launched artificial sun project that mimics the energy generation process of the sun? Is of course China. China's artificial sun, the experimental advanced superconducting tokamak EAST device designed by the China replicates the nuclear fusion process carried out by the sun. It sets a new record after its ran at 260 million degree Fahrenheit for 101 seconds, according to state media. For another 20 seconds, the artificial sun also achieved the peak temperature of 288 million degrees Celsius, which is over than 10 times hotter than sun. Which of the following are biosafety concerns for genetic engineering? Newer proteins in transgenic crops from the organism has a risk becoming allergens. Yeah, allergens. Contamination of the traditional local varieties. GM crops can lead to the development of the tolerant or resident weeds that are difficult to eradicate. GM crops could lead to erosion of the biodiversity and pollute the gene pools of the endangered plant species. Select क्या करना सब सही है. Major biosafety concern falls into the categories: biosafety of human and animals health, risk of toxicity due to the nature of the product or the changes in the metabolism and the composition of the organism resulting from gene transfer, newer proteins in transgenic crop from the organisms which have not been consumed as a foods sometimes has a risk of these proteins become allergens. Genus use antibiotic resistance as a selectable marker have also raised for concern regarding the transfer of such genes to microorganisms and thereby aggravate the health problems due to the antibiotic resistance in the diseases causing organism. तो बने रहिए इस चैनल में, लगातार मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ. चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू.